हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग को समझना ये है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं और रिपब्लिक डे होता क्या है? क्या ये इंडिपेंडेंस डे के जैसा ही है या इससे कुछ अलग प्रोविज़न है? इस सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए हम लोग समझते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ जानते होंगे, क्या? वो है नेशनल डे, ठीक ना? आप नेशनल डे के बारे में जानते हैं। नेशनल डे, ठीक है। नेशनल डे आपको पता होगा। नेशनल डे मतलब राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय दिवस कितने मनाया जाता है? आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 3 है। एक तो अपना जो 26 जनवरी है, ये 26 जनवरी। दूसरा जो आप है वो है 15 अगस्त। थर्ड वन जो डे है वो है 2 अक्टूबर। ये क्या है? अपने पास 3 जो डेट है ये नेशनल डे के तौर पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कि 26 जनवरी क्या है? 26 जनवरी 1900 सॉरी 26 जनवरी 1950 को हुआ क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। 26 जनवरी को क्या किया था? अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। बाद में अभी हम लोग थोड़ा-सा एगो फॉर्मेट के तौर पर समझते हैं। 15 अगस्त को उस दिन क्या हुआ था? तो हम लोगों ने फ्रीडम पाया था। फ्रीडम ऑफ जो इंडिया है, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन। हम लोगों ने ब्रिटेन से क्या पाया? फ्रीडम पाया। और आपको पता है कि 2 अक्टूबर को क्या है? जो फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ जो नेशन है उनका बर्थ एनिवर्सरी है। बर्थ एनिवर्सरी है। आपको ये तो चीज़ें पता होगा। एक और जो डे है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है 26/11, ठीक ना? क्या? 26 नवंबर। ये और इस डेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। एक और बात, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है ये नेशनल डे नहीं है। ये नेशनल डे नहीं है। आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि इसको हम लोग नेशनल डे के तौर पर घोषित नहीं करते हैं, मतलब सेलिब्रेट नहीं करते हैं। 2 जो डे है या 3 जो डे है, कौन-कौन सा? आपको जो एक तो हो गया 26 जनवरी, 15 अगस्त और जो 2 अक्टूबर, ये जो है क्या है? नेशनल डे है, ठीक है? एक-एक करके हम लोग बात समझने का कोशिश करेंगे कि होता क्या है। एक और बात, यहाँ तक तो क्लैरिटी हो गया। देखो, इसी जो 26 जनवरी उम, को 26 जनवरी जो है, इसके दिन हम लोगों ने क्या किया? 26 जनवरी 26 जैन 1950 को इंडिया ने क्या किया? अपना कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया, ठीक ना? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया और उस दिन से हम लोगों ने और एक और बात करने लगे क्या? उस दिन से हम लोग रिपब्लिक डे मनाने लगे। रिपब्लिक डे मनाने लगे। बाद में हम लोग इसका एवोल्यूशन समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, क्या रीज़न रहा 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाया गया? इसके पीछे चीज़ों को पूरे तरीके से समझेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा-सा बात समझ लेते हैं, हुआ क्या? फ्रीडम अब 15 अगस्त जो फ्रीडम हम लोग ब्रिटेन से क्या किए? हम लोगों ने इंडिपेंडेंस पाया 15 अगस्त के दिन। उस दिन हम लोगों ने पूरे तरीके से मतलब ये हुआ कि उस दिन हम लोगों ने क्या किया? जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1940 जो 7 है, उसको हम लोगों ने क्या किया? इन्फोर्स किया। बात समझ में? उस दिन हम लोगों ने इन्फोर्स किया और इंडिया ने क्या किया? उम, प्राप्त किया किस चीज़ को? तो इंडिया ने प्राप्त किया डोमिनियन स्टेटस। हम लोग एक-एक करके समझने का कोशिश करेंगे, होता क्या है? क्लैरिटी होना चाहिए इस पर रिलेटेड बातों को लेकर, ठीक है? एक और बात कर लें तो जो 15 अगस्त के दिन क्या होता है? जो पीएम होते हैं, ठीक ना? पीएम होता है, वो सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं या पीएम जो होते हैं,
वो जो ट्राई कलर जो होता है, सॉरी यहाँ पर इसको हटा लेते हैं। पीएम जो होते हैं क्या करते हैं, ट्राई जो कलर है, ट्राई कलर का मतलब तिरंगा, वो क्या करते हैं ट्राई कलर को फहराते हैं, कहाँ से? रेड फोर्ट से। तो जो रेड फोर्ट होता है वहाँ से पीएम साहब क्या करेंगे, रेड फोर्ट को फहराएंगे, सॉरी तिरंगा को फहराएंगे रेड फोर्ट से। यहाँ तक तो क्लैरिटी हो गया। अब एक और बात बोले तो रिपब्लिक डे के दिन का होता है, इस दिन का होता है, ठीक, ऑन दिस डेट, ऑन दिस डेट होता क्या है, जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य, ठीक ना, कर्तव्य जो पथ है, इस पथ पर होता क्या है, इस पथ पर उस दिन जो मिलिट्री का जो रिलेटेड जो भी बात है, उस दिन होता क्या है, परेड होगा, ठीक ना। परेड के साथ साथ आप देखोगे जो कल्चरल जो सिग्निफिकेंस होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस को शो अप किया जाता है, और जो मिलिट्री का जो स्ट्रेंथ होता है, मिलिट्री जो स्ट्रेंथ होता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया जाता है। बात समझ में आ गया? ये 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी को ये सारी चीज़ें होता है। फिर 15 अगस्त को क्या होता है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि उस दिन पीएम साहब रेड फोर्ट से क्या करते हैं, ट्राई कलर को मतलब फहराते हैं। अब जो 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 अक्टूबर था, 2 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने बोला कि उस दिन क्या करते हैं हम लोग, मुख्य रूप से हॉलीडेज सेलिब्रेट करते हैं, हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं। ये तो बात अपना जो मोटा-मोटी बात था इसको समझ लिया। एक और बात मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि 26/11, ठीक ना? 26/11 1949 को हम लोगों ने क्या किया, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ सेक्शन जैसे कि सिटीज़नशिप हो गया, ठीक है? इलेक्शन से रिलेटेड हो गया, इलेक्शन से रिलेटेड है, मतलब कुछ सेक्शन का मतलब 4 सेक्शन को मुख्यतः रूप से आप याद रखना, सिटीजनशिप, इलेक्शन और कुछ जो सेक्शन था, उसको इंडिया क्या करता है, उस दिन इसको एडॉप्ट करेगा, एडॉप्ट करेगा, साथ ही साथ इनेक्ट करता है। ये 2 अलग-अलग चीज़ है। एडॉप्ट का मतलब है खुद के लिए, इनेक्ट का मतलब इन्फोर्स करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्फोर्स करना। 2 अलग-अलग टर्मिनोलॉजी आप देखोगे प्रिएम्बल में दोनों वर्ड मेंशन है। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया कि नेशनल डे से रिलेटेड और 26 जनवरी से रिलेटेड क्या बात है। अब जो बात है इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है। ये यानी कि 26 जनवरी जो हम लोग बात कर रहे हैं, 26 जनवरी यानी कि 26 जैन को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। क्या करेंगे हम लोग सेलिब्रेट? रिपब्लिक डे। ये समझना ज़रूरी है, ठीक है ना? थोड़ा-सा कुछ बात ये रिपब्लिक डे से रिलेटेड देखो, कुछ उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब मान के चलो कि कुछ पर्सन है, ठीक है ना? कुछ पर्सन ये जो ये ए पर्सन ए हो गया और ये पर्सन बी हो गया। 4 गो कॉन्टेक्स्ट बनाने का कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए पर्सन ए और बी है। उसी तरीके से पर्सन यहाँ पर ए हो गया और ये जो पर्सन जो बी हो गया ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। आप दूसर का जो पर्सन ये ए हो जाएगा, फिर ये थर्ड पर्सन बी हो जाएगा, तीसर का जो चौथा जो कॉन्टेक्स्ट है ये आपको समझने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्यों हम इसका ए, बी, सी, डी करना चाह रहे हैं। देखो, एक मान के चलो कि जो ए पर्सन है, ठीक ना? ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, क्या करेगा कि इसको पूरे तरीके से क्लोन करेगा। समझ रहे हो ना? क्लोन करने का मतलब समझ रहे हो ना? क्लोन का मतलब क्रिएशन करना। तो ए क्या करेगा? ए क्रिएट करेगा, सिमिलर लाइक अपने जैसा बी को। तो इसको ये जो फीचर दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल फीचर। क्या बोलेंगे इसको? कॉलोनियल फीचर बोलते हैं। बात समझ में आ गया? ए अपने जैसा बी को बनावेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलोनियल फीचर। अब उसी तरीके से जो ए पर्सन है और जो बी पर्सन है, ये क्या करता है? ए क्या करेगा? अपने जैसा नहीं, बल्कि इसको प्रोटेक्ट करेगा। किसको? बी को प्रोटेक्ट करेगा। ए जो है बी को प्रोटेक्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप का जो
व्यक्ति होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टोरेट। ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट पाएँगे, तो वो थोड़ा-सा बात समझ में आ जाएगा। अब दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पर, जो ए एक बंदा होगा, ए क्या करेगा बी के साथ है, ठीक है ना? अच्छा, एक और बात जो ए जो है बी को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। किस-किस मामले में? तो प्रोटेक्ट करेगा किस मामले में? मेरे भाई 2 मामले में। कौन-कौन सा मामला? एक तो वो हो गया जो बोलेगा कि तुम्हारा जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है ना? जो फॉरेन अफेयर है, उसको दे दो। दूसरा बात बोलेगा कि जो तुम्हारा डिफेंस का जो मामला है, वो हमें दे दो। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये देख-रेख करेगा। तो उस स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि प्रोटेक्टोरेट होता है। बात समझ में आ गया? आ जाओ। जो तीसरा कंडीशन ये है कि जो ए जो है ए जो है बी को क्या करेगा? ए जो है बी को अब यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई तुम जो हो, ए जो है बी को ये बोलना चाहेगा कि बी जो है, आप पूरे तरीके से क्या है, पूरे तरीके से आप अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन एक चीज़ तुम काम करो। क्या? बोलेगा ए को बी, सॉरी मैंने क्या बोला? यहाँ पर एक और थोड़ा-सा बात समझना है कि ए जो बोलेगा बी को कि देखो तुम इंडिपेंडेंट रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ए बोलेगा बी को तुम इंडिपेंडेंट रहो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक काम करो क्या? तो बोलेगा कि जो तुम्हारे पास जो हेड ऑफ स्टेट है ना, हेड ऑफ स्टेट, उसको तुम एगो काम करो, हमारे देश का जो हेड ऑफ स्टेट है, तुम उसको एडॉप्ट कर लो। हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो जो विल बी फ्रॉम जो ए है वहाँ से। बात समझ में आया? कहाँ से होगा? ए से। यानी कि बी को ए बोलेगा कि देखो भाई तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम अलग हो, तुमको कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारा जो मालिक है ना, तुम्हारा जो मालिक है, वो मालिक मैं हूँ। तुम पूरे तरीके से आज़ाद हो, तुमको मैं कुछ नहीं करूँगा। तुमको किसी प्रकार का छेड़-छाड़, कोनो प्रकार का तुमको बेइज़्ज़ती नहीं किया जाएगा। बस एक काम करना कि जो तुम्हारा जो मालिक होगा हेड, वो मालिक कौन होगा? मैं होगा, ए होगा। बात समझ में आया? और इस टाइप का जो स्टेट होता है, इस टाइप का जो फीचर होता है, उसको बोलते हैं डोमिनियन। क्या बोलेंगे इसको? डोमिनियन टाइप का स्टेटस। थर्ड वन जो अपने जो टाइप का जो फीचर है, यहाँ पर सीधा ए हो गया और बी होगा। ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब ए का जो हेड ऑफ स्टेट हो गया और बी का जो हेड ऑफ स्टेट हो गया, दोनों के दोनों अलग होगा, कोई डिपेंडेंट नहीं। साथ में एक और देखोगे, मतलब कहने का मतलब कि जो ए है, जिस तरीके से फुल फ्लेज्ड जिस तरीके से ए है, उसी तरीके से बी भी क्या होगा? फुल फ्लेज्ड होगा। बी भी क्या होगा? अपने तरीके से फुल फ्लेज्ड, जितना पावर ए के पास है, उतना पावर बी के पास है। मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, या दोनों के दोनों भाई हो गया, या दोनों का एक जैसा हो गया। अब उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, यानी कि जो ए काम कर सकता है, वो बी काम कर सकता है। वो ए के रिस्पेक्ट में बी के नहीं काम करेगा, बी ए के रिस्पेक्ट में, मतलब एक दूसरे से अब ये पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट है। इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सोवरेन कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे? सोवरेन स्टेट। सोवरेन स्टेट। तो आप 2-4 बातें समझने की कोशिश किए होंगे। एक तो बोलते हैं कॉलोनियल स्टेट, दूसरा का प्रोटेक्टोरेट, तीसरा का डोमिनियन और चौथा जो होता है सोवरेन स्टेट। ये बात समझना है। अब देखो, ये समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब हम लोगों को समझना अपने ओरिजिनल मुद्दे पर आना है। कहाँ जाना है? अपने ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर जाना है, ठीक है? यहाँ तक तो समझ में आ गया। उससे पहले एक बात समझते हैं, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है। जो हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ है, उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल इवेंट क्या हुआ? हिस्टोरिकल इवेंट क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट क्या होता है? भारत के इतिहास में ना, भारत के इतिहास में आप एक चीज़ देखोगे, एक बहुत बड़ा घटना होती है, ठीक है ना? इंसिडेंट एगो घटती है, जिसको बोलते हैं हम लोग साइमन कमीशन। साइमन कमीशन नाम का एक संस्था गठित किया जाता है ब्रिटिशर के द्वारा। इसको साइमन कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं।
क्या बोलते थे हम लोग? व्हाइट कमीशन। बात समझ में आया? ये साइमन कमीशन क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत के लिए क्या करना है? भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। बात समझ में आ गया? भारत के लिए क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किसको दिया गया था? साइमन कमीशन। इसका जो हेड जो थे सर सर जॉन साइमन करके थे। सर जॉन साइमन करके इसका हेड हुआ करते थे साइमन कमीशन का, ठीक ना? ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करना है। किसका काम था? साइमन कमीशन को। बात समझ में आएगा? लेकिन ये व्हाइट कमीशन है। व्हाइट कमीशन क्यों? क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर है ये बॉडी हुआ करता था। 7 मेंबर ये बॉडी है, और 7 जो मेंबर है ना, ये पूरे के पूरे कहाँ से आता है? ब्रिटिश से आता है। ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने बनाया 7 मेंबर बॉडी। उसमें कोई भी इंडियन पार्टिसिपेट नहीं हुआ था, इसीलिए इसको लेकर इंडिया में बहुत बड़े लेवल का विरोध होता है। चलो वो ऊपर नहीं जाना है। बात समझ में? अब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जो बात आती है, तो अब होगा क्या? अगला जो बात होगा इसमें इंसिडेंट क्या घटेगा? अगला इंसिडेंट ये होगा कि ओह, होगा क्या कि आप एक इंसिडेंट के तौर पर देखोगे कि फिर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आता है। क्या नाम है उसका? नेहरू रिपोर्ट। और जो नेहरू रिपोर्ट जो है ना, ये कौन देते हैं? तो ये गिवन बाय सीनियर नेहरू। सीनियर नेहरू कहने का मतलब है कि जो पंडित नेहरू जो थे, उनके फादर जो थे मोतीलाल नेहरू जी, तो उन्होंने क्या किया? इस रिपोर्ट को दिया। कौन दिया? सीनियर नेहरू बोले तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को दिया। ठीक है, बस इतना समझना है। इस नेहरू रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि इनका जो मांग करना था डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन स्टेटस, और साथ ही साथ इंडिया के लिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी करना। बात समझ में आ गया? क्या था नेहरू रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव? एक तो डोमिनियन स्टेटस का डिमांड कर दिया, दूसरा चीज क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन का बनाने का ऑब्जेक्टिव दिया गया। लेकिन एक और इंसिडेंट होगा, ठीक है ना? एक और इंसिडेंट क्या होगा मेरे भाई? तो एक और इंसिडेंट आप देखोगे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होने वाला है, वो है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन। बात समझ में? ये लाहौर सेशन कहाँ होने वाला है? तो आप देखोगे ये लाहौर सेशन लाहौर के पास होने वाला है। लाहौर सेशन एट द रेट जो नदी है, रावी नदी के किनारे पर ये इंसिडेंट होने वाला है। कब होगा? 26 जनवरी 1930 के दिन, यानी कि ऐसे तो 28 दिसंबर को होता है, ये 28 दिसंबर 1928 को ये इंसिडेंट होगा। लेकिन जो मामला वहाँ पर जो हो रहा है, ये लंबा तक खींचेगा, ठीक है ना? 26 जनवरी 19 तक चीजें चलेगी, ठीक है? उस 26 जनवरी 19 से 30 के दिन क्या होता है? नेहरू जी ने, पंडित नेहरू, जूनियर नेहरू, ठीक है ना? पंडित नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है ना? और उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड कर दिया है। कितने तारीख को? 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मांग कर दिया। साथ ही बोले तो एट द रवि नदी के तट पर, रवि नदी जो है, ठीक ना, रिवर नदी जो है, रवि नदी के जो बैंक है वहां पर उन्होंने क्या किया? ट्राई कलर को होस्ट कर दिया। बात समझ में आ गया? ट्राई कलर को होस्ट कर दिया। अब ट्राई कलर का होस्ट कर दिया गया। अब उस दिन से होने का लगा इंडिया के अंतर्गत, ठीक ना, 26 जनवरी जब जब आता था उस दिन को मतलब कॉमरेड करने के लिए, मतलब उसको सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी को हमेशा क्या करने जाने लगा, हम लोगों ने झंडा ट्राई कलर को फहराने लगा। इसमें एक और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, साथ ही एक और बात उन्होंने बोला कि हम लोग विथ इन द 1 ईयर, 1 साल के अंतर्गत क्या करना है? हमको इंडिपेंडेंस लेना है। ये किसने बात बोला? ये बात पंडित नेहरू ने बोला, यानी जूनियर नेहरू ने बोला। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तो ठीक है। ये हम लोग लाहौर सेशन देख लिया। जो लाहौर सेशन कब हो रहा है? 28 दिसंबर
90, ये 1929 है, 28 नहीं है, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखना। तो लाहौर सेशन यहाँ तक ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया। अब उसके बाद एक और इंसिडेंट होने वाला है। क्या इंसिडेंट होने वाला है? अब देखो, एक इंसिडेंट ये होने वाला है मेरे भाई, कि आप देखोगे ना, एक भारत के अंतर्गत एक बहुत बड़े आदमी जिसका नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम है? मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। ये जो एम.एन. रॉय है ना, इंडिया के अंतर्गत जो सीपीआई होता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, उसका प्रोपागेटर यही है, एम.एन. रॉय साहब। ठीक है ना? जो फादर ऑफ कम्युनिस्ट का जो आइडियोलॉजी है, एम.एन. रॉय के अंतर्गत लाया जाता है इंडिया। इन्होंने एक आइडियोलॉजी दिया, क्या नाम दिया? इन्होंने आइडियोलॉजी दिया, ये आइडिया दिया किस बात का? तो आइडिया दिया इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली का। बात समझ में आ गया? पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया देने वाला पर्सन है, वो कौन है? यही है, एम.एन. रॉय साहब। और एम.एन. रॉय साहब ये कब दिए थे? 1934 के आसपास। इस बात को समझो यहाँ पर। बात समझ में आ गया? जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अब अगर होगा जाएगा इसके जस्ट बाद, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर डिमांड जो चल रहा है, तो होगा क्या ना, कि जो गवर्नमेंट है, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, क्या करेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट अब ये काम करने वाली ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक ना, 1935 करके क्या कर देगी? इंडिया को भेजेगी, ठीक है ना, स्टैंड करेगी। बात समझ में आ गया? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया को आवेगा, अब इंडिया में ये लागू हो जाएगा। और यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये हमारे लिए एक्ट करता है, एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। यानी इंडिया बोलने का मतलब उस समय का ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना, क्योंकि उस समय इंडिया तो आज़ाद हुआ नहीं है, तो ये पार्ट क्या है? ब्रिटिश इंडिया है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, 1947 तक ये वर्क करता है। यहाँ तक तो होप की चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोगों ने क्या-क्या बात करने का कोशिश किया, ठीक? अब अगर अगला जो टॉपिक है, वो है थोड़ा-सा इसमें चलते हैं, तो आप ये देखोगे क्या कि एक और इंसिडेंट होता है। कब? एक और इंसिडेंट होने वाला है, नया चीज़, कि आप एक नेक्स्ट एक्सीडेंट क्या होने वाला है, वो है मेरे भाई अगला जो टॉपिक, कि इन 1938 के आसपास में, ठीक ना, कौन? पंडित जो नेहरू है, पंडित नेहरू का बोलने का मतलब जूनियर नेहरू की बात करते हैं, ठीक ना। तो 1938 के दौरान इन्होंने क्या किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया के लिए फ्रेम करने की बात किया। क्या करने लिया? 1938 में पंडित नेहरू ने एक डिमांड कर दिया, बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, जो फ्री इंडिया है इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर दिया। कौन? पंडित नेहरू ने फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात इन्होंने किया। बात समझ में गया? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया बनेगा, ये कहाँ से बनेगा? तो ये बनेगा विथआउट, ठीक ना, इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस ऑफ जो ब्रितानी गवर्नमेंट है उसके। बात समझ में आ गया? ये किसने बात बोला है? पंडित नेहरू ने बोला है। 1938 के आसपास ये चीजें चला, ठीक ना। अब बात आ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो बात चल रहा है, तो ये जो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट करने की बात किया, एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कैसे? कैसे एक्सेप्ट करता है? ये एक्सेप्ट करता है अगस्त ऑफर के फॉर्म में। जो अगस्त ऑफर जो होता है 1940 में, उसके तौर पर ये एक्सेप्ट करने का काम करता है। बात समझ में आ गया? अगस्त ऑफर के तौर पर। लेकिन ये जो अगस्त ऑफर है का, वो फेल कर जाता है। क्या हो जाता है? फेल। क्यों फेल होता है? अभी नहीं समझना है। फेल होगा क्यों? कि जो अगस्त ऑफर है, थोड़ा-सा इसका जो पॉलिसी है, फीचर है, वो काम नहीं करता है। लेकिन अब होगा क्या? अगस्त ऑफर के बाद आप आगे देखोगे क्या
कि एक और चीज चेंजिंग आएगा, एक और बात आएगा, उसके जगह पर वो होगा क्रिप्स मिशन। जो स्टैफर्ड क्रिप्स जो है उनके लीडरशिप में क्या आता है, ये एक मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन कितना कब आएगा, 1942 के आसपास। इसमें क्या बात किया गया है, आप देखोगे कि इसमें दो बातें की जाती है मुख्य रूप से। पहला बात तो ये किया जाता है कि भारत को क्या होगा, भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। बात समझ में, डोमिनियन स्टेटस कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो, बोला गया कि देखो मेरे भाई, इस तुम स्टेट ब्रिटेन यहाँ रहेगा, ये ब्रिटेन हो गया और ये इंडिया हो गया। तो इंडिया को बोला गया ना कि देखो तुम इंडिपेंडेंट रहोगे, तुम पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट रहो, कोई हमको दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन को, इंडिया को बोला गया है। लेकिन एक बात है, तुमको एक चीज हमको मानना होगा। क्या बोला, इंडिया ने पूछा कि क्या चाहिए बताओ, क्या क्या बोल रहे हो। तो ब्रिटेन ने बोला ना कि देखो एक चीज मानोगे। बोला क्या, बोलो ना। तो बोला कि देखो जो तुम्हारे यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना, हेड ऑफ स्टेट जो होता है इंडिया का, वो जो होगा ना, वो होगा ब्रिटेन से। इंडिया ने बोला कि देखिए चाचा, बहुत राज किए, अब नहीं होगा। इंडिया ने बोला अब नहीं होगा, आपने बहुत गुंडाई कर लिया है, अभी हम बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इंडिया के इस बात को लेकर नहीं माना गया, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भी फेल होता है। दूसरी बात, एक और बात इसने बोला कि इसी में बोला कि देखो हम एक और तुम्हारे लिए काम करने वाले हैं, क्या है, तो ड्राफ्ट करना है। क्या करेंगे, ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट द तुम्हारे लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन भी करें। तो बोले कि ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग मिल के बनाएंगे, आप उसके लिए चिंता मत करिए। लेकिन जो डोमिनियन स्टेटस की बात करो, नहीं, हम कंप्लीट कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके, इंडिया वालों ने बोला, ठीक है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया। अब देखो ये जो क्रिप्स मिशन आता है, थोड़ा सा और इसके आगे चलोगे तो क्रिप्स मिशन के बाद जब है ना, थोड़ा सा एक और फेल हो गया, ये मिशन तो फेल हो गया। लेकिन अब एक और बंदा को भेजा जाएगा, किसको भेजा जाएगा, हुज नेम इज द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। बात तो समझ में गया, कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान जो है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छी बात करता है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आएगा, 1946 के आसपास ये एक प्लान आएगा। और ये जो है ना, ये क्या करता है, फाउंडेशन का लेड द, ठीक ना, फाउंडेशन किस चीज के लिए, फाउंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाउंडेशन का लीड करता है। कौन करेगा, कैबिनेट मिशन प्लान। और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन किया। एक और बात लोग, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस समय जब पाकिस्तान और इंडिया एक साथ था, तो उस समय इसमें मेंबर कितना मेंबर था, 389 के आसपास। जिसमें से देखोगे का अलग अलग, जैसे एक तो ब्रिटिश इंडिया से आया था इन पीपल इसमें। दूसरा अगर देखोगे, जो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट, वहां से बंदे चुनकर आए थे। और जो उस समय कमिश्नरी थी, ठीक ना, जो कमिश्नरी थी, तो वहां से भी बंदे चुनकर आए थे। तो जो देखो ब्रिटिश इंडिया से कितने पर्सन आए थे चुनकर, तो ब्रिटिश इंडिया से जब आप देखोगे तो 292 के आसपास मेंबर आए थे। प्रिंसली स्टेट से देखोगे तो लोग लगभग 93 मेंबर के आसपास। और जो कमिश्नरी था, यहाँ से 4 गो बंदे चुनकर आए थे, यानी कि 4 गो कमिश्नरी था, इसलिए 4 पर्सन। प्रिंसली स्टेट के पास से 93 पर्सन। ये कैसे आए थे, तो एज पर पॉपुलेशन रेशियो, ये पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग में ये 389 मेंबर चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत। होप कि यहाँ तक बातें आपको अभी तक ले क्लियरिटी हो रहा है। अब ये एक बात और है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, तो इसके लिए एक टेम्पोररी हेड को चुना गया। टेम्पोररी हेड, आप उनको नाम जानते होंगे। ये जो पहली जो बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946 को, और जिसका टेम्पोररी जो हेड होगा वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी। बात समझ में गया, इसका टेम्पोररी। लेकिन अब इसी चीज को हम लोगों ने क्या करेंगे, परमानेंट हेड बनाएंगे 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 डेज बाद, ठीक है ना। 2 डेज बाद कौन बनेगा, 9 दिसंबर को, सॉरी 11 दिसंबर को, ये 11 लिखा हो, 11 दिसंबर 1946 को इसका जो परमानेंट जो हेड बनने वाले हैं वो होंगे राजेंद्र प्रसाद।
बात समझ में आया? देखो ये सब जानना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि जब तक ले हम कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन नहीं जानेंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन कैसे हुआ और उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, उसी क्लैरिटी नहीं होगा। तो यहाँ पर 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, भारत का जो सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड बनाया गया, परमानेंट हेड बनाया गया। होप की बातें आपको क्लैरिटी हो रहा है। 11 दिसंबर को, अब 11 दिसंबर के फिर 2 दिन बाद, 2 डेज बाद एक और चीज देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही है। 2 डेज बाद क्या होने वाली है, उस एक होने वाला है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पासेज हो जाएगा। बात समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास आएगा, ठीक ना। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये पंडित नेहरू क्या करते हैं, असेंबली के अंतर्गत, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंतर्गत इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है, ये इनफोर्स कब होगा, इनफोर्स यानी कि पास कब होगा, कहा जाए तो 22 जनवरी, यानी कि 22 जनवरी 1947 को। अभी यहाँ तक तो बातें हो कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज, 22 जनवरी यहाँ तक तो चला, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी होने वाला है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का है, आप जानते हो ना, कोई मूवी होता है ना, तो मूवी का जो ट्रेलर होता है, तो उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेलर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रेलर होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रेलर, ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और इसी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो बड़ा भाई होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल। अब प्रियम्बल का पूरे तरीके से जो ओपन अप किया गया है, पूरे तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है, इलाबोरेट किया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझ में गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का है एक प्रकार का फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट सोशल डॉक्यूमेंट होता है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट एंड फॉरमेस्ट, फॉरमेस्ट सोशल डॉक्यूमेंट है, जिससे क्या होता है, किसी भी टेरिटरी को रन कराया जाता है। होप की बातें समझ में आ रहा होगा। चलो यहाँ तक तो ये हम लोग समझ गए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक तो सही है। अब ये कब लागू हो रहा है, 22 जन 1947 को। अब देखो एक और इंसिडेंट होने वाला है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होने वाला है, ठीक ना। एक बिल आया है, कौन बिल लेकर आया है, ये बिल जो पास किया है ब्रिटिश ने दिया है, अपने पार्लियामेंट से इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट लाकर भेजा इंडिया को, ठीक ना। और उसने बोला ना, क्या बोला, उसने बोला कि इसमें 3 बातें मुख्य रूप से हाईलाइट करके बोला था। क्या मुख्य रूप से 3 बातें बोला था, बोला था कि देखो, अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें 3 बातें को लेकर बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगा, वो अगर ये पास हो जाएगा, लागू हो जाएगा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये बाद में एक प्रकार का लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बन जाएगा, लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाएगा। बात समझ में, जो 389 जो मेंबर आया है, उसमें उस असेंबली की बात करते हैं। वो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जाना जाता था, वो बाद में जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब लागू हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा, तो वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो जाएगा। बात समझ में गई, नहीं कि पार्लियामेंट का काम करने लगेगा। दूसरी बात, एक और बात उन्होंने, एक और बात इसी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में एक और बात बोला कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब लागू हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, वो पूरे तरीके से सोबरन हो जाएगा, सोबरन बॉडी बन जाएगा। मतलब मतलब ये कि पूरे तरीके से अब इंडिपेंडेंट हो जाएगा इस स्थिति में, ठीक है। चौथी, इसमें तीसरी बात ये बोला कि जो मुस्लिम लीग का जो मेंबर है, क्या मैंने बोला, मुस्लिम लीग का जो मेंबर है, मेंबर जो अभी आपको पता है ना, 398 मेंबर जो है, वो क्या कर जाएंगे, विथड्रॉ हो जाएंगे, विथड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बात समझ में गया, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत ये मुख्य रूप से 3 बटी के लेकर बातें किया गया था, ठीक।
अब जो सोवरेन की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारी बातें होने वाली है सोवरेन के तौर पर, ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे चलो, यहाँ से होप की चीज़ें आपको क्लैरिटी सब चीज़ें हो रहा होगा। अब देखो, अब अगला जो अपने पास पॉइंट आने वाला है, वो है क्या भाई? वो है नेक्स्ट जो टॉपिक है कि 26 जनवरी यानी कि 26 नवंबर 1949 का डेज होगा क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तो उसने क्या किया, दो 2 साल यानी कि 2 ईयर 11 मंथ 80 डेज में लेकर, ठीक ना, क्या किया सॉरी, इतने दिन लेकर अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, बना दिया, ठीक ना, 26 जनवरी 1948 को इतना दिन तक ले बन गया, अपने पास तैयार हो गया। अब हुआ क्या कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया। अब हुआ क्या कि इस दिन 26 नवंबर 1949 को होगा क्या कि इंडिया जो है सम सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या करता है, एडॉप्ट करता है। बात समझ में आ गया? एडॉप्ट कैसे करेगा? अब एडॉप्ट के तौर पर अगर देखोगे तो इसका जैसे कि मैंने बताया कि सिटीजनशिप की जो बातें हैं, सिटीजनशिप की जो बातें हैं उसको एडॉप्ट कर लेता है। दूसरी अगर बात देखोगे तो जो इलेक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं उसको एडॉप्ट कर लेता है। और कुछ जो स्पेशल प्रोविजन है उस दिन क्या कर लेता है, इंडिया अडॉप्ट कर लेता है। सम सेक्शन, 4 सेक्शन मुख्य तौर से 4 सेक्शन को हम लोग अडॉप्ट और इनेक्ट कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। और इसी दिन को हम लोग, बात है ना पीछे में देख रहे थे, तो इसी दिन को अभी हम लोग क्या बनाना शुरू कर दिए, इसी चीज को हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिए। ये क्यों मनाते हैं आप हमके कमेंट में करके बताना, क्योंकि ढेर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बात समझ में आ गया? यहाँ तक तो ठीक है। एक और बात, यहाँ तक तो क्लियरिटी हो रहा है। अब होगा क्या, यहाँ तक तो पूरी तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, इतना दिन के बाद लगभग 61 डेज क्या कर रहे हैं हम लोग, वेट किए हैं। 61 डेज के आसपास हम लोगों ने वेट किया। और वेट कर किसके लिए किया था, वो दिन के लिए, 26 जनवरी 1950 का। 26 जनवरी को ही दिन क्यों लिए थे, तो याद है ना, हमने बोला था कि पंडित नेहरू जी ने पहली बार रावी नदी के किनारे, ठीक ना, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, वहां पर पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड किया था। और साथ ही हम लोग उस दिन से सेलिब्रेट करने के लिए भी कोशिश करने लगा कि हम लोग, हमारा जो इंडिपेंडेंस होगा वो हमारा 26 जनवरी 1950 को ही मिल गया है। तो उस दिन को कॉमरेड करने के लिए, उस दिन को रिमेंबर बनाने के लिए, ठीक ना, हम लोग 26 जनवरी 1950 को क्या करते हैं, अपने देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस दिन लागू कर देते हैं। तो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर देते हैं, इन्फोर्स कर देते हैं। बात समझ में आ गया? पूरे तरीके से फुल फ्लेज्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम लोग पहले 4 सेक्शन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया था, वो अब हम लोग 26 जनवरी 1950 को पूरे तरीके से हम फुल फ्लेज्ड मैनर में अब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लिया है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये समझ में आ गया? यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने पूरे तरीके से फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया 26 जैन 1950 को। होप की बातें समझ में आ रहा होगा, हम लोग किस चीज की बात कर रहे थे। चलो आगे आते हैं। 26 जनवरी 1946 को, तो 26 जनवरी 1950, ठीक ना, 26 जैन 1950 के दिन हुआ क्या, क्या किया हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया, एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियरिटी हो गया? अब देखो, अब इस चीज को हम लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया, इस चीज को हम लोगों ने रिपब्लिक डे बोलना शुरू कर दिया, रिपब्लिक डे। और अगर बात करें रिपब्लिक का मतलब क्या होता है,
तो रिपब्लिक का अगर मतलब देखोगे तो ये कहाँ से आया है, एक वर्ड होता है ग्रीक भाषा, ठीक है ना, रेस रिपब्लिका, क्या नाम है, रेस रिपब्लिका, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बोला, रेस रिपब्लिका, रेस रिपब्लिका, ये जो पीपल से रिलेटेड है। रिपब्लिक डे को और अगर देखोगे तो एक और इसको शॉर्ट नेम में बोला जाता है, क्या, इसका मतलब है री प्लस पब्लिक, दो बात की बात करता है। तो री मतलब रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक में तो समझ रहे हो ना, पब्लिक। तो क्या होगा, जो हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, जो गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका हेड जो होता है वही हेड ऑफ स्टेट होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जो रिपब्लिक कहने का मतलब है कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट का मतलब मुखिया, किसी राज्य का जो मुखिया होता है वो सीएम हो जाए, सॉरी गवर्नर हो जाता है, ठीक ना। किसी तरह गांव का जो मुखिया होता है, आप मुखिया को जानते हैं, किसी राज्य का, किसी देश का, किसी देश का जो मुखिया होता है वो प्रेसिडेंट होता है। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है यानी कि प्रेसिडेंट जो होगा, प्रेसिडेंट जो होगा क्या होगा, वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होगा। और जो पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा यानी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब है डायटीज कहने का मतलब है कि जो ये क्या होगा, इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड बाय द पीपल, ये पीपल के द्वारा इलेक्टेड होगा। बात समझ में आ गया, ये जो हेड ऑफ स्टेट होगा पीपल के रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, यहाँ पर जो लोग चुनकर बनाएंगे। डाइटी मीन्स, डाइटीज कहने का मतलब ये होगा कि डाइटीज जो हेड ऑफ स्टेट होगा और नॉट हेरेडिटरी होगा। हेरेडिटरी कहने का मतलब कि किसी भी परिवार या फैमिली से या किसी भी कास्ट या समुदाय या ग्रुप से वो नहीं बिलोंग करता है। बात समझ में आ गया, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करेगा, किसी पर्टिकुलर फैमिली से नहीं बिलोंग करेगा। जैसे कि जिस तरीके का ब्रिटेन के अंतर्गत है, जिस तरीके के जापान के अंतर्गत है, जिस तरीके के ईरान के अंतर्गत है, या फिर सऊदी अरबिया में देखोगे या बहरीन के अंतर्गत देखोगे, जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ पर मैक्सिमम में आपको ये चीज़ें दिख जाता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है, वो चीज़ें, वो जो फीचर है वो नहीं होगा। यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और वो इलेक्टेड पर्सन ही हमारा देश का रिप्रेजेंट करेगा किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर। बात समझ में आ गया, यहाँ तक तो क्लियरिटी हो रहा होगा आपको लेकर बातों को। तो हम लोगों ने क्या किया कि 26 जन 1950 को इंडिया का हो गया एक रिपब्लिक कंट्री हो गया, मतलब हेड ऑफ स्टेट हो गया, वो इलेक्टेड हो गया। यहाँ तक तो क्लियरिटी हो गया। ओवरऑल यहाँ तक के बात जो था मोटा मोटी जो हम लोगों को समझने वाली, ये हम लोगों ने समझा कि हुआ क्या। ठीक है, अगला जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ तक, तो ये तो क्लियरिटी हो गया। अब जो समझना है कि थोड़ी सी कि इंडिया, जो हम लोग इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है, उस दिन का हुआ था। उस दिन क्या हुआ था ये समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। उस दिन का होगा इंडिया के अंतर्गत 1946 में, सॉरी 1947 के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया इस दिन, ठीक ना, यानी कि 15 अगस्त 1947 को, ठीक ना, हम लोग का किया ये जो एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, तो जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इस बिल को पास कर दिया। किसको, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को। उस दिन से हम लोग का हो गया, उस दिन से जो हमारे ऊपर जो जो ब्रिटिश का रूल था, ठीक ना, उस दिन से ब्रिटिश का जो रूल है उसका क्या हो गया, इंड हो गया। ब्रिटिश रूल का हो गया, उस दिन से इंड हो गया। साथ ही में और देखोगे जो वायसराय हुआ करता था, अब वायसराय समझते हो ना, वायसराय कहने का मतलब ये एक ऐसा पर्सन होता था जो रिप्रेजेंट करता था किसको, ये रिप्रेजेंट करता था डायरेक्ट वहाँ का जो किंग है उसको, जो वायसराय है। बात समझ में आ गया, वायसराय जो है किसके लिए, देखो होता, देखो ब्रिटेन के साथ एक वर्किंग कंडीशन कैसा था आपको पता है ना, कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन है
तो ब्रिटेन के, ये तो ब्रिटेन हो गया। अब ब्रिटेन के नीचे में ये हो गया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी दो गो है, एक तो हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, ठीक ना, हाउस ऑफ लॉर्ड हो जाएगा, और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा, दो होता है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड से एक बंदा होता था, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड से जो होता था, ये जो रिपोर्ट करता था किसको, ब्रिटेन का जो किंग है उसको, ये किंग को। और ये जो यहाँ पर जो बंदा होता था उसको सेक्रेटरी बोलते थे। क्या बोलते थे? हाउस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको क्या बोलते थे हम लोग? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहने का मतलब, जो हम लोगों के यहाँ मिनिस्टर बोला जाता है, तो ब्रिटेन के अंतर्गत सेक्रेटरी बोला जाता है मिनिस्टर को। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर एक बंदा होता था, काम करता था, उसका नाम था वायसराय। बात समझ में आ गया? वायसराय जो का किसको रिपोर्ट देता था? वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट देगा। और ये जो है ना, ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, डायरेक्ट हाउस के थ्रू किसको रिप्रेजेंट करेगा? ब्रिटेन के जो किंग है उसको रिप्रेजेंट करता था। और वायसराय जो है यहाँ का, इंडिया का जो है, यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर, सॉरी हेड ऑफ स्टेट नहीं, हेड ऑफ वर्किंग स्टेट जो है, कंडीशन है, उसका काम कर रहा है। बात समझ में आ गया? इस पार्टिकुलर रीजन के लिए। और इसको जो असिस्ट करने के लिए, ठीक है ना, इसके कार्य को जो असिस्ट करने के लिए एक पर्सन होगा, उसका नाम होता है गवर्नर, गवर्नर जनरल। बात समझ में? गवर्नर जनरल कौन है? अब एक चीज यहीं पर देखोगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा। ये बात जब इंडिया आजाद होगा, ठीक ना, इंडिया का होने वाला है आजाद, तो आप एक चीज देखोगे तो जो वायसराय जो होगा ना, यही जो वायसराय बाद में प्रेसिडेंट बन जाएगा। बात समझ में आ गया? और ये जो गवर्नर जनरल है, ये गवर्नर जनरल बाद में आपका यही पीएम के तौर पर काम करने लगेगा। लेकिन जब ये बाद में, अभी क्या है कि यहाँ तक तो काम करने लगेगा, ये बात समझ में आ रहा है। और आप ये इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी है, यहाँ तक तो ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तब क्लैरिटी हो गया। दूसरी बात, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पास हुआ, ये तो वायसराय का जो था हाउस, वो खत्म हो गया। दूसरी बात एक और देखोगे तो जो गवर्नर जनरल का जो पद हुआ करता था, वो कुछ दिन के लिए था, काम कर रहा था, और जो है इसको हटाया नहीं गया था। उस स्थिति में आप देखोगे का, ये जो अपॉइंट किया जा गया था, ये गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था, अपॉइंट बाय किसके द्वारा? कैबिनेट यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो पहला जो इंडियन गवर्नर जनरल बने थे, चक्रवर्ती, ठीक ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, ठीक ना, पहला गवर्नर जनरल इंडिया के इंडिपेंडेंट है। साथ में देखोगे कि जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी क्या हो जाएगा? अबॉलिश हो जाएगा, ठीक ना। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक ना, ये फुल फ्लेज्ड ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके बाद क्या बन जाएगा? ये एक प्रकार का लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाएगा, लेजिस्लेटिव बॉडी बन जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो ना, क्या देखा आपने? हम लोगों ने 15 अगस्त के दिन एक एक्ट पास किया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उस दिन का ये बात है। एक और बात हम लोगों ने देखा, यहाँ तक तो ठीक है। एक और बात देखेंगे कि जब इंडिया आजाद 1946, जो 1947 को एक और बात होता है, इंडिया का जो डोमिनियन स्टेटस मिलता है, डोमिनियन स्टेटस मिलता है। बात समझ में आ रहा है? डोमिनियन स्टेटस हम लोगों ने ऑलरेडी बोल चुका है, क्या कि जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो होगा, कुछ दिन के लिए कौन होगा? हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया जो होगा, वो होगा ब्रिटिश किंग होगा। बात समझ में आएगा? जब तक ले क्या, जब तक ले इंडिया पूरे तरीके से 26 जनवरी 1950 को अपना इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है, तब तक लिए, यानी कि लगभग लगभग 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच का जो टेन्योर है, उस टेन्योर में इंडिया का रहता है, डोमिनियन स्टेटस के तौर पर काम करता है। डोमिनियन स्टेटस का आप एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे ना, तो अभी एग्जाम्पल में ढेर सारे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, डोमिनियन स्टेटस है। जैसे कि कनाडा देखोगे, वहाँ भी क्या है? डोमिनियन स्टेटस है।
और न्यूजीलैंड हो गया, आप देखोगे ये सब का है डोमिनियन स्टेटस है। आपको पता है जब रिसेंट में एलिजाबेथ सेकंड का डेथ हुआ था तो वहाँ का करेंसी चेंज हो गया। आप देखे होंगे वहाँ का करेंसी चेंज हो गया, पेपर में अगर हमें पढ़े होंगे, देखे नहीं होंगे तो पेपर में पढ़े होंगे। ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का, न्यूजीलैंड का करेंसी चेंज हो गया, झंडा जो होता फ्लैग होता था वो भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, ये सब जो कंट्रीज हैं आप देखोगे तो ये डोमिनियन कंट्रीज है। होप की बातें समझ में आ गया। इंडिया डोमिनियन स्टेट कितने तब कब से कब तक रहा? ये 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक इंडिया डोमिनियन स्टेटस मिला। जब चीज़ें क्लैरिटी हो रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब आ रहा है कि क्या इंडिया जो हम लोग पढ़ रहे थे सोबरन, ठीक है ना, इंडिया का हो गया सोबरन हो गया, मतलब 26 जनवरी 1950 को इंडिया पूरे तरीके से सोबरन हो गया। सोबरन समझ रहे हैं ना, पूरे तरीके से अब इंडिया का है, अपने स्थिति में है कि वो अपना जो डिसीजन है, ठीक है ना, डिसीजन है वो इंडिया अब खुद लेगा। अब किसी के रेस्पेक्ट में आकर, जैसे कि अभी रिसेंट में आप देखे होंगे कि ऑपरेशन जो हम लोग पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में चला है, ऑपरेशन सिंदूर, या कुछ ऐसा भी टसल होने वाला था इंडिया और पाकिस्तान के दौरान, तो हुआ क्या कि कहा जाता है कि हम लोगों ने यूएस के प्रेशर में आकर अपना जो है पॉलिसी चेंज कर लिया। तो क्या हमारा सॉवरेन है? सॉवरेन कहने का मतलब है कि हम किसी के पक्ष में ना आकर या किसी के हम दबाव में ना आकर हम अपना क्या कर रहे हैं, अपना पॉलिसी को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो हम पूरे तरीके से, हम जैसे मेरे पापा घर में है तो वो अपने जो काम करेंगे वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं काम करेंगे। तो वो आदमी कहलाएगा कि वो आदमी जो है वो क्या है, वो जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो पूरे तरीके से सोबरन है, किसी के बायस में नहीं आए, किसी के पक्ष में विपक्ष में किसी तरह का दबाव में ना आकर। तो अब इस तरीके का जो इंडिया का सोवरेन है, तो आप देखोगे इंडिया का बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। आप देखोगे जैसे कि हम लोगों के साथ है WTO में अपना सोवरेनिटी से रिलेटेड बात आता है, कुछ ऐसा है जो कि फॉरेन जो इशूज है, फॉरेन पॉलिसी में आप वहाँ पर देखोगे कुछ कंटेक्स्ट में हम लोग क्या कर जाते हैं, अपने प्रेशराइज हो जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे यूएस का जिस तरीके से कंटेक्स्ट दिखा है, या और भी जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट होता है वहाँ पर हम लोग जज करने के लिए कर लेते हैं, अपने फॉरेन पॉलिसी यानी कि सॉवरेनिटी के साथ समझौता कर लेते हैं। तो होप की जो हम लोगों का जो एजेंडा था कि 26 जनवरी, ठीक है ना, ये जो 26 जनवरी 1940 से हम लोग क्या करना है, इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। और रिपब्लिक डे मनाने की जो बात है, हम लोग ओवरऑल समझ लिया कि किस तरीके से हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करने की बात को समझा और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इसको थोड़ा और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थोड़ा इसको सब्सक्राइब भी चैनल को करें। ठीक है, यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।